निर्मला और हेमा काफी अच्छी सहेलियां होती है। निर्मला की बहू ज्योति की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे। वही हेमा की बहू टीना को 6 महीने। एक दिन हेमा अपनी बहू के साथ निर्मला के घर आती है। अरे हेमा बहन, टीना बेटा, आओ ना, बैठो। ये लीजिए हेमा काकी, आप दोनों के लिए स्वादिष्ट आम का पन्ना और ये छोले कुलचे। ओफो, ये सब मत दो हमें, ये सब कितना ओल्ड फैशन खाना है। कुछ नए जमाने के नए स्टाइल का लेकर आओ। क्या निर्मला आंटी, आपने तो ज्योति दीदी को कितना बोरिंग करके रखा है। ये तो एकदम एंटीक पीस लग रही है और ये साड़ी भी कितनी पुरानी स्टाइल वाली है और झुमके और चूड़ियां भी। सो बोरिंग। अब क्या कर सकते हैं टीना बेटा, मेरी बहू तुम्हारे जैसी मॉडर्न नहीं है, वो एकदम पुराने ख्यालों वाली है। थोड़ी ही देर में हेमा और टीना वहां से चली जाती है। देखा तूने कैसी मेरी बेइज्जती हो गई तेरे कारण। अरे मानती हूँ कि तुझे यहाँ आए पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तो बदलाव ला अपने अंदर। कब तक यूं ही पुराने देहातियों जैसे रहेगी। तेरे कपड़े तो देख, बाबा आदम के जमाने की साड़ियां पहनती है तू। लेकिन माँ जी। चुप कर तू। अरे जब मैं हेमा के घर पर जाती हूँ तब वहां पर मुझे स्वादिष्ट बर्गर और पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और पास्ता भी मिलता है और ये सब उसकी बहू बनाती है। और तू उन्हें यहाँ पर आम का पन्ना और छोले कुलचे खिला रही थी। टीना के कपड़े देखे हैं, कितने स्टाइलिश थे वो। देखो माँ जी, पहली बात तो ये है कि मुझे टीना जैसे अभद्र और हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद आप भूल रही है कि मैं आपकी बहू और आपके बेटे की पत्नी हूँ। साड़ियाँ पहनना हमारी संस्कृति है और मैं बाकी कपड़े भी पहनती हूँ, लेकिन टीना जितने अभद्र नहीं। हाँ हाँ, आई बड़ी। और दूसरी बात तो ये कि बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, ये सारे पदार्थ हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और मैं ना तो आपकी और ना ही घर आए मेहमानों की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं वो सब बनाती हूँ जो पौष्टिक होता है। ज्योति की ये बातें सुनकर निर्मला कुछ नहीं कह पाती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन वापस निर्मला और हेमा की मुलाकात होती है। ये देखो निर्मला, ये फोटो देखो, मेरी टीना बहू ने नया फोन लिया है और साथ ही वो अब फैशन शो में भी हिस्सा लेने वाली है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है हेमा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में काफी मस्त है। और एक मेरी बहू है जो आज तक वो डब्बा फोन ही इस्तेमाल कर रही है और उसे तो ये फैशन वैशन के बारे में भी कुछ नहीं पता। माँ जी, मैं डब्बा फोन इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे फोन में इतना काम नहीं रहता, बस किसी से बात करने के लिए काम आ जाता है। और रहे बाकी के काम तो न्यूज और मनोरंजन तो टीवी के जरिए भी हो जाता है। ये भी सही है। और फैशन में मैं इसीलिए रुचि नहीं दिखाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति से बड़ा फैशन और कोई नहीं है। मुझे सिलाई बुनाई, पेंटिंग, सिंगिंग और बाकी के काम करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो कविताएं भी लिख लेती हूँ। हाय हाय हाय, अब और दिमाग मत खा हमारा। तेरी हरकतें तो तेरी जैसी ही पुरानी है और अब तेरा ये पुराना टेप बंद कर। तू जो भी करती है सब एकदम पुराने जमाने का ही है, इसीलिए मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। लेकिन माँ जी। चली जाए यहाँ से और हम दोनों सहेलियों को आंगन में चैन से बात करने दे। काश मेरी भी टीना जैसी मॉडर्न बहू होती। इस सड़े हुए पुराने पीस से मैं बोर हो चुकी हूँ। निर्मला बहन, अब हर किसी का नसीब मेरे जैसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ हेमा बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एक दिन ज्योति त्योहार के लिए बहुत ही कम सामान खरीद कर लाती है। वही दूसरी तरफ टीना बहुत सारा नया स्टाइल वाला सामान लाती है। तुझे मैंने कितना सारा सामान लाने को कहा था, तूने ये आधा ही सामान क्यों लाया है? कंदील कहाँ है? और साड़ी?
तेरे लिए साड़ी क्यों नहीं लाई तूने? लाइटिंग भी नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई तू इनमें से। अरे फिर क्या मक्खी मारने गई थी क्या बाजार में? माँ जी, मैंने सारा सामान जरूरत का ही लाया है। कंदील अभी तक वैसे का वैसा ही है, और वो भी अच्छी अवस्था में। और लाइटिंग की भी 4 साल की वारंटी थी। अभी ये साल उसका 3रा साल होगा। और रही बात मेरी साड़ी की, तो मेरे पास शगुन की बहुत सारी नई साड़ियां हैं। मैं उन्हीं में से कोई साड़ी पहन लूंगी। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता ज्योति बहू। अरे वो टीना देख, उसने नए नए स्टाइल का सामान लाया है, और तू देख, बस पुराने सामान को ही इस्तेमाल करती है। हाँ माँ जी, मैंने भी टीना का लाया हुआ सारा सामान देखा है। उसने तो आधे से ज्यादा सामान फालतू का ही लाया है, जो किसी काम का नहीं है। पैसों को अगर हम फालतू के खर्चों में इस्तेमाल करने लगे तो लक्ष्मी जी बुरा मान जाएगी, और ये बात तो आपको पहले से पता है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। अब तेरा प्रवचन शुरू मत कर। एक दिन अचानक से निर्मला को हेमा का फोन कॉल आता है, और फोन पर हेमा खूब रो रही होती है। अरे हेमा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? क्या बताऊं निर्मला बहन, मैं अपने इस मॉडर्न बहू से तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम हेमा? पहले पहले वो बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन अब छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन रात घूमती रहती है बाहर। खाने के लिए तो कुछ भी बनाकर जाती है, कभी कभी तो वो बनाती भी नहीं, और बहुत बदतमीजी से पेश आती है मेरे साथ। अरे बाप रे, ये सब तुम क्या कह रही हो? जरूर कुछ तो हुआ होगा, वरना टीना बहुत अच्छी बहू है। नहीं निर्मला, वो अब अपने असली रंग दिखा रही है। तुम्हें नहीं पता, नए जमाने की बहुएं सास पर बहुत भारी पड़ती है। हेमा की बातें सुनकर निर्मला थोड़ी चिंतित होती है। हेमा से बात करने के बाद निर्मला के कमरे में ज्योति दवाइयाँ और खिचड़ी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाइयाँ और खिचड़ी। देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको भी पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन होता है, लेकिन अब क्या करें, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं वो सब आपको नहीं दे सकती। ठीक है, जाब मेरी गुलाबी साड़ी इस्त्री कर दे, कल वही पहनकर मंदिर जाऊंगी। ठीक है माँ जी। फिर ज्योति वहां से चली जाती है, और निर्मला के मन में ख्याल आता है, मेरी ज्योति बहू भले ही पुरानी है, लेकिन गुणों से भरपूर है। चाहे मैं उसे 100 गालियां ही क्यों ना दे दूं, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे पास ही आती है और अपनी सगी माँ की तरह मेरी सेवा करती है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। फिर एक दिन हेमा का जन्मदिन आता है। तभी उसकी बहू टीना उसे कुछ तोहफे देने की जगह फिर से उससे लड़ झगड़ती है और घर के कोई काम नहीं करती, जिस कारण सारा काम हेमा को ही करना पड़ता है। मेरा जन्मदिन था और तभी मेरी बहू ने मुझसे झगड़ा किया, और तो और सारा काम भी मुझे ही करना पड़ा। वो तो बस दिन रात फोन में ही घुसी हुई रहती है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोलता उसे। तेरी बहू ही सही है, पुरानी है, लेकिन उसकी तरह गुणवान शायद ही कोई होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और निर्मला का भी जन्मदिन आता है। तभी ज्योति उसके लिए मालपुए लाती है और उसे खाकर निर्मला को अपना बचपन याद आता है। अरे वाह, ये तो मेरे गांव में मिलने वाले रसीला राम के मालपुए हैं। इन्हें तो मैं हर हफ्ते गांव में खाती थी। वो दुकान तो 70-80 साल पुरानी है। क्या ये तुमने वहीं से लाया है बहू? हाँ माँ जी, ये मालपुए उसी दुकान के हैं। मैंने वहीं पर जाकर लाया है इन्हें। मैं जानती थी कि ये आपको बहुत पसंद है। बहू, तूने मुझे वही सारे पुराने दिन याद दिला दिए। इससे बढ़िया और कीमती तोहफा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने हमेशा ही तेरी तुलना हेमा की मॉडर्न बहू टीना से की है, लेकिन मैं गलत थी। तू ही मेरा असली सोना है।
क्योंकि पुराना सोना ही खरा सोना होता है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि व्यक्ति को समय के साथ बदलाव लाना चाहिए, लेकिन साथ में पुरानी चीजों का मोल भी याद रखना चाहिए। हाँ बहू, एकदम सही कहा तूने। चलिए, अब हम मंदिर जाकर आते हैं और घर आकर केक भी तो कट करना है। हाँ बहू। और इस तरह अंत में निर्मला को अपनी पुरानी बहू का मोल समझ आता है और वो उससे अच्छे से पेश आने लगती है। जौनपुर कहकर एक गांव में श्वेता नाम की एक काली लड़की रहती है, जो अपने मम्मी पापा कुलजीत और उषा के साथ रहती है। श्वेता के माता पिता बहुत अमीर होते हैं। वो एक बड़े बंगले में रहती है, लेकिन उसके काले रंग के कारण कोई भी लड़का उससे शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। एक दिन, मम्मी ये देखो, ये धीरज है। हम दोनों पिछले एक हफ्ते से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम पार्क में मिले थे। धीरज मुझसे बहुत प्यार करता है मम्मी, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। क्या? हाँ मम्मी, हम दोनों शादी के बारे में सोच रहे हैं। उसके घर वालों को मेरे काले रंग से कोई एतराज नहीं। अब बस मुझे आप दोनों की परमिशन चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, तू इस लड़के से शादी नहीं करेगी। लेकिन क्यों पापा? मैं धीरज से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो हम दोनों शादी क्यों नहीं कर सकते? तूने शक्ल देखी है अपनी? अरे ये लड़का कितना हैंडसम है, और तू देख, तुझे क्या लगता है इसे कोई और लड़की नहीं मिल सकती? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये लड़का तेरे पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए पड़ा है, और नहीं तो क्या। श्वेता बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी पापा। मेरा यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छा और भला लड़का है। उसकी फैमिली वाले भी बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव है। उनमें जरा भी लालच नहीं है। देख, हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब आगे तेरी मर्जी। श्वेता धीरज के प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं और वो अपने ससुराल में जाती है। ससुराल में उसकी सास जया, ससुर राजेंद्र और पति धीरज होता है। आओ मेरी सपनों की रानी, तुम्हारा मेरे इस छोटे से महल में स्वागत है। हट जा, मेरी बहू आई है, इसका स्वागत तो हम अच्छे से करेंगे। फिर जया श्वेता की आरती उतारती है और उसका घर के अंदर स्वागत करती है। श्वेता को ससुराल में खूब प्यार मिलता है। ये ले बहू, ये रसमलाई खा, और ये छोले कुलचे भी खत्म करने हैं तुझे। खास तौर पर मैंने तेरे लिए ही बनाए हैं। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। तुमसे ज्यादा नहीं बहू। ये लो श्वेता, ये मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट। थैंक यू धीरज। धीरज और श्वेता रात को रोमांस करते हैं और साथ में प्यार भरा समय भी बिताते हैं। एक हफ्ते बाद श्वेता अपनी मम्मी पापा के घर जाती है और वो उन्हें फोटोज दिखाती है। ये देखो मम्मी, इन फोटोज में तो दिख ही रहा है ना कि मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। देखिए श्वेता, ये सब बस तेरे पैसों के लिए तुझे अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। तू एक काम कर, इन्हें कह दे कि मुझे मेरे मम्मी पापा ने जायदाद से बेदखल कर दिया है। तब देखना कि कैसे सबका रवैया बदलता है। क्या माँ, आप भी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ श्वेता बेटा, तेरी मम्मी जो कह रही है, एक बार वो आजमा कर देख, फिर सबके असली चेहरे देखकर तू खुद ही हैरान हो जाएगी। श्वेता थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन वो वही करती है जो उसके मम्मी पापा ने उसे कहा होता है। ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों ने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी, और आप दोनों को ये साबित भी करूंगी कि मेरे ससुराल वाले लालची नहीं है। फिर श्वेता अपना मूड ऑफ करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। क्या हुआ श्वेता, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो अपने मायके गई थी ना अभी? हाँ धीरज,
मम्मी पापा हमारी शादी से नाखुश है और उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? सोचा था कि मेरी करोड़पति काली बहू से मैं ढेर सारे पैसे ऐंठूंगी, लेकिन यहाँ तो ये खुद ही करोड़पति से रोड़पति बन गई। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आइंदा हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब मैं क्या करूंगी धीरज? अब बैठो रोते हुए, और क्या ही कर सकती हो तुम, इडियट कही के। धीरज का बर्ताव अचानक से बदल जाता है और वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब श्वेता अपने सास ससुर को चाय नाश्ता देती है, तभी माँ जी, पापा जी, ये लीजिए, इसे यहीं पर रख दे और तू चली जा। दे दे के बस तू हमें चाय और नाश्ता ही दे सकती है, और तो तुझसे हम उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, काली कलोटी कही की। अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्वेता दंग रह जाती है। अब हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ दूसरे काम करो, बेवकूफ कही की। निकम्मों की तरह मुंह देखे जा रही है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। श्वेता को सास ससुर का यह बदला हुआ बर्ताव देख बहुत बुरा लगता है। बाद में जब वो धीरज के पास जाती है, तभी, धीरज क्या कर रहे हो तुम? बहुत बिजी लग रहे हो। चलो ना, कहीं कुछ दिनों के लिए घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हम तो अभी तक हनीमून पर भी नहीं गए। अरे चुप करो यार, मैं तो तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर और तुम्हारी ये घटिया आवाज सुनकर थक गया हूं। और अगर मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर चला गया तो मेरी कितनी हंसाई होगी, इसका तुम्हें कोई अंदाजा भी है? लोग क्या सोचेंगे? पति दूध जैसा सफेद और बीवी कोयले से भी काली। जाओ, अपनी ये बदसूरत शक्ल लेकर सोने चली जाओ और मुझे भी सोने दो। धीरज इतना कहकर सो जाता है। श्वेता अपनी काली शक्ल आईने में देखती है और उसकी आंखें भर आती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके मम्मी पापा सही थे। अगले दिन वो एक पार्क में जाकर रोने लगती है और तभी उसी पार्क में उसके मम्मी पापा भी वॉक कर रहे होते हैं। वो अपने मम्मी पापा को देखकर उनके पास जाती है और उनके गले लगती है। क्या हुआ श्वेता बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, आप सही थी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपने जैसे मुझे कहा, मैंने वैसा ही उन लोगों से कहा कि आपने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया है। और ये बात सुनते ही रातों रात सबके बर्ताव बदल गए। सब मुझसे बुरी तरह से पेश आने लगे हैं मम्मी। ये तो होना ही था बेटा, हम इसीलिए नहीं चाहते थे कि तुम उस लड़के से शादी करो। इसीलिए कभी कभी अपने माता पिता की भी बात सुन लेनी चाहिए। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। बस बेटा, अब रोना बंद करो। अब तुम्हें समझ आ चुका है ना कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। तुम काली हुई तो क्या हुआ, तुमसे भी कोई ना कोई प्यार जरूर करेगा, लेकिन तुम्हारा मन जानकर। प्यार रूप रंग से नहीं होता है, वो तो मन से होता है। और मेरी बेटी को भी उसका जीवन साथी जरूर मिलेगा, लेकिन जो जीवन साथी सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारे साथ हो, उसे उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब जो गलती हो गई है उसके बारे में सोचकर चिंता करने की जगह उसे ठीक करने के बारे में सोचो और उससे कुछ सबक सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हाँ मम्मी, अब मैं यही करूंगी। श्वेता वापस अपने ससुराल चली जाती है और वहां जाकर वो धीरज के सामने मुस्कुराने लगती है। क्या हुआ, आज तुम्हारे इस काले से चेहरे पर अचानक से खुशी की रौनक कैसे आ गई? बात ही कुछ ऐसी है धीरज, मम्मी और पापा ने मेरे नाम पर पूरी जायदाद कर दी। मैं आज फिर से उन्हें मिलने गई थी और सब कुछ ठीक हो गया। क्या? ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है श्वेता, तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया यार।
आई जस्ट लव यू। तुमसे अच्छा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अरे वाह धीरज, तुमने तो पल भर में गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। मैंने तुमसे ये बात क्या कह दी कि मेरे नाम पर पूरी जायदाद हो गई है? तुम तो मुझसे फिर से अच्छी तरह से बात करने लग गए। और जब जायदाद से मम्मी पापा ने मुझे बेदखल कर दिया था, तब तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। ऐसी बात नहीं है श्वेता। वो मैं काम के टेंशन के कारण थोड़ा स्ट्रेस में था, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ हो गई। बस धीरज, अब और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे झूठ पकड़ चुकी हूँ। तुमने मुझसे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। मम्मी ने मुझे कहा था कि तू नाटक करके देखना और कहना उससे कि हमने तुझे जायदाद से बेदखल कर दिया है, फिर देखना कि कैसे सबका रंग बदलता है। और वही बात सच हुई। उसी नाटक के जरिए मैंने तुम्हारा और तुम्हारे माँ पापा का असली चेहरा देख लिया। हाँ धीरज, वो सब एक नाटक था। मम्मी पापा ने मुझे कभी जायदाद से बेदखल किया ही नहीं। क्या? लेकिन श्वेता, मेरी बात तो सुनो। बस अब हमारे बीच बात करने को कुछ भी नहीं रहा धीरज। मैं आज अभी इसी वक्त ये रिश्ता यही खत्म कर रही हूँ और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुमसे सीधा मेरा लॉयर बात करेगा। मिलते हैं कोर्ट में। डिवोर्स पेपर साइन करने आ जाना वहां पर। इतना कहकर श्वेता वहां से चली जाती है और धीरज स्तब्ध रह जाता है। और इस तरह अंत में वो दोनों अलग हो जाते हैं।